Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive video series on the topic of metals and non-metals in science for Class 10 CBSE and Maharashtra State Board students. This series aims to provide a thorough understanding of these elements and their properties. Metals, such as iron, copper, and gold, are known for their shiny appearance, high conductivity, and malleability. Non-metals like sulfur, oxygen, and carbon, on the other hand, lack these properties and are generally poor conductors of heat and electricity. In these videos, students will learn about the physical and chemical properties of metals and nonmetals, including their atomic structure, reactivity, and occurrence in nature. The series covers important topics like extraction and refining of metals, corrosion, and the uses of various metals and nonmetals in daily life. Furthermore, the videos highlight the significance of these elements in various industries, such as construction, electronics, and agriculture. Students will also gain insights into the periodic table and learn about the classification of elements into metals, nonmetals, and metalloids. By watching the series, students will develop a strong conceptual foundation in metals and nonmetals, enabling them to excel in their science examinations. Ignited Minds Tutorials strives to ignite young minds and enhance their knowledge through engaging and informative content. Okay, people will start with metals and non-metals. ये metals और non-metals में basically आपका जो चैप्टर है मेटलर्जी का चैप्टर है शायद स्टेट बोर्ड में, और मेटलर्जी का जो चैप्टर है उसमें आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब सेम है। सिर्फ आपके जो कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस हैं वो सीबीएसई को नहीं है, ठीक है, वो आपका मैं अलग से कराऊंगा। उसमें मेटल्स को कैसे निकाला जाता है, एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो अलग अलग बेयर्स प्रोसेस वगैरह से निकाले जाते हैं, ठीक है, कैसे हम उनके ओर से बेसिकली निकालते हैं। आई डोंट थिंक आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है क्या? नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स शायद नहीं है, पहले था अभी नहीं है, ठीक है। ओके, तो व्हाट आर मेटल्स बच्चा पार्टी? पहली बात, मेटल्स क्या होते हैं? एनीवन एनीवन? अमित, मेटल्स क्या होते हैं? व्हाट आर मेटल्स? ऋषभ, ओए, हाँ मेटल्स नहीं, ये तो तुम नाम ले रहे हो, लेकिन होते क्या है? चलो, कॉपर मेटल है। मेटल्स, पिंकी, यशमिता, यूज इन अ डेली लाइफ, अगेन इट्स नॉट अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन। यूज टू नॉन मेटल्स का भी है, और मेटल्स का नाम या नॉन मेटल्स का नाम लेकर नहीं होने वाला। अब बताइए, व्हाट आर मेटल्स? जो एक 10th स्टैंडर्ड के प्रॉपर डेफिनेशन में क्वालिफाई हो। आप लोग जो जवाब दे रहे हो वो 6-7 स्टैंडर्ड में शायद चल जाए। ओके, सो मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन होती है उनके प्रॉपर्टीज से, जैसे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जनरली, ठीक है, दे जनरली हैव लस्टर, दे प्रोड्यूस साउंड। इस साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। ये सब 7th 8th में पढ़ा है आपने, ठीक है। और मेटल्स क्या होते हैं? दे आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है। आप देखोगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ये, जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ये मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस कुड बी अ मोर प्रिसाइज डेफिनेशन, ठीक है। मेटल्स जनरली हैव 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन केमिकल प्रोसेसेस दे जनरली टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर किसी मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो भाई साहब एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो भाई साहब 2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 3 पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। जितना आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। जैसे सोडियम भाई साहब एक मेटल है, सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब? सोडियम आयन। दिस इज सोडियम एटम डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन मेक्स इट अ सोडियम आयन, ठीक है। आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो दिस विल बिकम Mg2+, या अपन इसको भाई साहब Mg2+ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, एल्यूमिनियम है भाई साहब, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? Al+++, तो ये बन गया भाई साहब आपका Al3+, ठीक है। सो दीज आर मेटल्स विच टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स आर जनरली डोनर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है। ये दिस विल बी अ मोर प्रिसाइज डेफिनेशन। हाँ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, मेटल्स आर यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ, ऑब्वियसली वी यूज नॉन मेटल्स एज वेल। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी है भाई साहब। ये सारे तमाम चीजें हैं जो मेटल्स में है, ठीक है। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप 10th में तो आपका पीरियोडिक टेबल नहीं है, आप लोगों का है वैसा पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आप इतने सारे एलिमेंट्स को देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हैं, और इनमें बहुत सारे आपके मेटल्स हैं, ठीक है।
मेनी आर मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे भाई साहब, सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, कैल्शियम एक मेटल है, ठीक है, सीजियम, रुबिडियम, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये सब आपको भाई साहब मेटल्स के बतौर मिलेंगे, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है। सो वी विल स्टडी दीज मेटल्स। तो व्हाट आर बेसिकली मेटल्स पीपल? So there are 118 chemical elements known at present. Approximately 118 elements हमको मालूम है। ओ इन्फ्लुएंसर भाई साहब कभी आए आप? इन्फ्लुएंसर कभी आए? बहुत बढ़िया। ओके, रास्ते में कोई मिल गया था भटकाने के लिए, कल स्टडी हाउस जाते हैं, इन्फिनिटी जाते हैं। ओके, देयर आर 118 केमिकल्स नोन एट प्रेजेंट। तो आपके भाई साहब 118 केमिकल्स जनरली एट प्रेजेंट नोन है हमको, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? 118 से ज्यादा ही है। देखो ये एलिमेंट्स जो हैं, क्या इससे ज्यादा होने की संभावना है? बिल्कुल, ठीक है। क्या 118 एलिमेंट से ज्यादा होने की संभावना है? सो द आंसर इज यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये एक दिन में डिस्कवर नहीं हुए। मारेगी नहीं, मारेगी नहीं, बैठो बैठो, मारना मत, ठीक है। अरे मारेगी नहीं, बोल दिया मैंने उसको, ये नेहा साबू है, इसके बाजू में बैठ सकती हो। नॉनवेज खाती है लेकिन इंसान को मार के नहीं खाती है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। तो अभी भाई साहब 118 एलिमेंट्स आपको मालूम हैं, ठीक है। और भी ज्यादा हो सकते हैं। अभी देखो, पहले आपने अगर देखा रहेगा डोबेनियस ट्राइड्स होते हैं, वो 3 तिकड़ी निकाली थी उन लोगों ने भाई साहब, ठीक है। तो उस टाइम पे उतने ही एलिमेंट्स थे। ये मैं इनसे बोल रहा हूँ जो आपके स्टेट बोर्ड वाले। फिर आपका आया क्या? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर आया आपका भाई साहब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फिर आया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं, 10th में सीबीएसई में ये डिलीट हुआ है ये वाला चैप्टर, और इसका खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़ेगा जब 11th में आप केमिस्ट्री लेंगे। 11th में जब वो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो 11th में जिन लोगों ने स्टेट बोर्ड से साइंस लिया, मतलब स्टेट बोर्ड से लिया हुआ है साइंस, उनको बड़ा आसान लगता है वो चैप्टर। ये लोग टटपटा जाते हैं भाई साहब, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा डिलीट हो चुका है। सीबीएसई में ये चैप्टर डिलीट कर दिया है, पहले था। खैर, तो 118 एलिमेंट्स हैं इसमें, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, on the basis of their properties all the elements can be divided into two main groups। एक और ग्रुप है बेसिकली, बता सकते हैं क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स प्राइमरी है। दे देखो, मेटालॉइड्स, ही नोस बिकॉज ही इज फ्रॉम स्टेट बोर्ड। आप लोगों को ये मालूम भी नहीं चलेगा जब तक आप 11 में जाएंगे, तो अच्छा ये टेबल है भाई साहब, ओके ये है, ऐसा है वैसा है। दे वुड बी नोइंग, दे वुड बी एट अ बेटर एडवांटेज देन यू। तो एक और ग्रुप होता है जनरली जिसको मेटालॉइड्स बोलते हैं। ये मेटालॉइड्स जो है, इनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, ठीक है। ओके, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स फिलहाल तो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो मेटल्स हो गए भाई साहब, व्हाट आर मेटल्स? तो जैसे सिल्वर एक मेटल है भाई साहब, गोल्ड एक मेटल है, एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, आयरन नेल मेटल है। नॉन मेटल भाई साहब आपके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? सल्फर एक मेटल, नॉन मेटल है। कॉपर मेटल, ठीक है, कॉपर इज अ मेटल। कार्बन नॉन मेटल, ठीक है। क्लोरीन गैस नॉन मेटल, ठीक है। तो आपके वैसे जितने भी आपके रोज मर्रा की चीजें जो आप यूज करते हैं, उनमें ये सारी तमाम चीजें होती हैं, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड अगर भाई साहब जेब गरम है तो आपके पास रहेगा, नहीं है तो टाटा गुड बाय, ठीक है। ओके, और बाकी सारी चीजें आपका कहीं ना कहीं आप यूज करते ही होंगे। कॉपर तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है, बिना कॉपर के आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी भाई साहब, ठीक है। आयरन नेल्स वगैरह, क्लोरीन गैस, आप बोलेगे ये कहां से हमारे यहाँ? क्लोरीन गैस का इस्तेमाल आप नहीं करते होंगे, लेकिन आपके घर में जो पानी आता है उसमें थोड़ा सा क्लोरीन मिला होता है, ठीक है। तो दैट इज देयर। स्विमिंग पूल में थोड़ा ज्यादा क्लोरीन होता है, ठीक है, लेकिन आपके घर में जो पानी होता है उसमें थोड़ा सा क्लोरीन मिला होता है। वो एक डिसइंफेक्टेंट है, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पनपने नहीं देगा, ठीक है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जो आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में इनका यूज हो ही रहा है, ठीक है। बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स आर मेलिएबल। ये सब तमाम जो चीजें हैं वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ज्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेलिएबल मतलब क्या होता है भाई साहब? बीटन एंड हैमर्ड इनटू शीट्स। ये बाजू में जो भाई साहब आपका ठाक ठूक आवाज होता रहता है, ठीक है, फैब्रिकेशन की दुकानों में जो आवाज होता रहता है, वो किस लिए होता है? बिकॉज दे आर बीटिंग देम अप इनटू शीट्स, ठीक है। इजिली आप इसको बीट कर सकते हैं शीट में। आपने अगर कोई कांच का टुकड़ा लिया और उसको ऐसे हथौड़े से मारने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो वो पूरा का पूरा टूट जाएगा, ठीक है। बट दीज आर मेलिएबल। हम बोलेंगे नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब वो भाई साहब टुकड़े हो जाते होंगे, ठीक है, अगर आप उसको बीट करने की कोशिश करेंगे। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी, या हम बोलेंगे मेटल्स आर डक्टाइल। दे कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू वायर्स। आप आयरन के वायर्स बना सकते हैं, कॉपर के वायर्स बना सकते हैं,
बनाते ही है भाई साहब, हमने देखा ही है, ठीक है। कांच का तार बना सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपने कभी कांच का तार देखा है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, सो दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। बहुत डक्टाइल है, मतलब इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। यही इसका प्रॉब्लम भी है और यही इसका बेनिफिट भी है। इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, इसीलिए भाई साहब इसकी चूड़ी बना लो, या भाई साहब हार बना लो, या भाई साहब कान में बाली बना लो, ये सारी चीज आप बना सकते हैं गोल्ड से, ठीक है। इसको शेप देना बड़ा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम है इसको शेप देना अगर आसान हो जाता है तो उसको तोड़ना भी आसान है, जिसके लिए गोल्ड में मिलावट होती है। आपको जो 24 कैरेट बोला जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो मिश्रण है वो इसमें मिलावट करनी ही पड़ेगी, वरना आप इसका ऑर्नामेंट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। मिलावट आपको पैसे बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है, या मिलावट मुनाफा कमाने के लिए नहीं किया जा रहा है। मिलावट इसलिए किया जा रहा है ताकि गोल्ड पे जो कारीगर है वो काम कर सके, वरना वो काम ही नहीं कर पाएगा, वो इतना सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट, तो दिस इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। अबाउट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर गोल्ड, 2 किलोमीटर लॉन्ग। अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड लिया, उससे आप एक रस्सी बना सकते हैं या एक वायर बना सकते हैं 2 किलोमीटर लंबी, ठीक है। यू कैन एक्चुअली मेक अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आउट ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। वो इतना डक्टाइल है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल ऑफ ऑल मेटल्स। डक्टाइल मतलब जिसकी आप वायर बना सके आराम से, ठीक है। सो गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, ओके। एल्यूमिनियम रॉड है भाई साहब, इसमें आप मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो आपने भाई साहब जैसे इसको हीट किया, आप देखेंगे ये पोर्शन भी गर्म हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने कोई लकड़ी रख दिया होता और इसको गर्म करे तो यहाँ पे जल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हीट नहीं पहुंचेगा जनरली, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आपने देखा रहेगा जो तवा होता है, तवा का जो हैंडल होता है वो जनरली आपका भाई साहब लकड़ी का होता है, ठीक है, क्योंकि वो तवे की गर्मी आपके हाथ तक नहीं पहुंचने देता। तो जस्ट एज वी रिक्वायर्ड मेटल्स, वी ऑल्सो रिक्वायर नॉन मेटल्स। तो आपने अगर किसी एल्यूमिनियम रॉड को भाई साहब हिट किया, बहुत हंसी आ रही है, ठीक है, एल्यूमिनियम, तो किसी एल्यूमिनियम रॉड को हिट किया, आपको फटाफट दिखेगा भाई साहब हीट यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर। सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी है और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो हम सिल्वर के वायर्स क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि वो परवड़ेगा नहीं, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव मेटल है और उतनी बड़ी क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम कॉपर के वायर्स बनाते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ फॉर हीट एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, ओके। The poorest conductors of heat among the metals are lead and mercury, ठीक है। तो lead is basically a bad conductor of heat, और मरकरी भी आपका बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। मरकरी तो वैसे भी आपका एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्मेट में है। बाकी जितने भी आपके मेटल्स हैं दे आर मोस्टली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। The cooking utensils and water boilers are usually made of copper और aluminium, ठीक है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट के, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भाई साहब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और सबसे बेस्ट कंडक्टर अमंग्स मेटल इज सिल्वर। सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल बल्ब ग्लोस, ठीक है, बल्ब डज नॉट ग्लो। अगर आपने भाई साहब पेपर लिया हुआ है, अगर समझ लो इसके बीच में पेपर डाल दिया आपने, आपने एक यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट तो किया, लेकिन ये पेपर इज अ बैड कंडक्टर एंड हेंस यू विल नॉट फाइंड द बल्ब टू ग्लो। हाउएवर इफ यू कीप अ एल्यूमिनियम फॉइल, वही एल्यूमिनियम फॉइल जिससे आप भाई साहब टिफिन वगैरह जो तो रखते हैं, जिसमें अगर उस एल्यूमिनियम फॉइल को इसमें ऐसे रख दिया तो द बल्ब विल ग्लो, which states that this portion is basically conducting or allowing electricity to flow through। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर। सिल्वर के बाद आता है भाई साहब आपका कॉपर, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। गोल्ड, ठीक है, मेटल्स आर लस्ट्रस, इसका अपना एक शाइन होता है। आप बोलेंगे भाई साहब डायमंड, डायमंड तो कार्बन से बना था, उसका भी एक शाइन होता है। नहीं, डायमंड में शाइन नहीं होता है, लेकिन वो क्योंकि इतने सारे उसके मतलब बहुत सारे कांच के टुकड़ों को अगर आप जोड़ देंगे तो अलग अलग जगह से भाई साहब वो लाइट गिर के उसका शाइन आएगा। तो कांच मेटल नहीं है, लेकिन उसमें शाइन आता है क्योंकि उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो डायमंड का जो शाइन है वो इसलिए नहीं है कि भाई साहब वो मेटल है। डायमंड जो शाइन कर रहा है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ मेटल, बट इट हैज बेसिकली मेनी रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। बहुत सारे रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस है, इसीलिए जब डायमंड पे लाइट गिरता है तो वो चमकता है, ठीक है। डायमंड पे अगर लाइट गिरेगा तो वो चमकेगा, लेकिन ये चमकने की प्रॉपर्टी उसकी एलिमेंटल प्रॉपर्टी नहीं है,
उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से या उसके रिफ्लेक्शन की वजह से ये होता है, क्योंकि ग्लास की तरह बिहेव करता है डायमंड। वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और हर ट्रांसपेरेंट मीडियम में आपने पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो तमाम ऐसे बहुत सारे कांच के टुकड़ों की तरह होता है एक डायमंड, तो इसीलिए भाई साहब उसके रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से उसमें चमक आती है। लेकिन मेटल्स में जो चमक होती है वो नेचुरल होती है, ठीक है। जैसे गोल्ड में, ठीक है, आप भाई साहब अक्सर देखेंगे कि जैसे बाइक्स में होता है, भाई साहब बाइक की टंकी में जो मेटल होता है, ठीक है, वो कभी कभी इतना चमकता है कि जो लोग बाइक चलाते हैं उनको भी कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सामने वाले बाइक का या सामने वाले गाड़ी की जो मेटल बॉडी है वो बहुत चमक चमक सकती है, और आपके लिए एक, इसीलिए देखो गाड़ियों को पेंटिंग इसलिए करवाया जाता है। गाड़ियां मेटल बॉडी है बेसिकली, लेकिन उनकी पेंटिंग इसलिए करवाई जाती है कि धूप में वो चमके ना, ताकि मतलब अगर चमकेंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, सब चलाने वालों को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स का एक नेचुरल सा लस्टर होता है, इनमें एक चमक होती है, ठीक है, लस्टरस, और दे आर शाइनी इन अपीयरेंस एंड कैन बी पॉलिश, इनको अपन पॉलिश भी कर सकते हैं, ठीक है, गोल्ड की पॉलिश वगैरह होती है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम को हम एक पनीर के टुकड़े की तरह काट सकते हैं। आपने पनीर को जैसे नाइफ से अगर आप काटेंगे तो जैसे अलग हो जाते हैं, वैसे सोडियम और पोटेशियम भी है। इनको काटेंगे भाई साहब नाइफ से, किसी सिंपल नाइफ से भी काटेंगे तो अलग हो जाएंगे। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, दीज आर एक्सेप्शन, ठीक है। पोटेशियम हो गया भाई साहब, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। इसको हम आराम से नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, तो दे आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज अ लिक्विड मेटल। जनरली मेटल्स आपके सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज बेसिकली लिक्विड। ये आपका भाई साहब लिक्विड होता है। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, दे आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, मर्करी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मेटल्स आर हार्ड, एक्सेप्शन इसमें कौन कौन सा हो जाएगा ऋषभ? मेटल्स आर हार्ड, इसमें एक्सेप्शन कौन कौन सा होगा? केमिस्ट्री जो है आपकी एक्सेप्शन पे है, क्वेश्चंस हमेशा एक्सेप्शन से बनते हैं। भरत, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, दीज आर मेटल्स विच आर नॉट हार्ड, दे आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी इजिली कट एज वेल, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेटल्स आर ऑल जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? पिंकी, मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, इसमें एक्सेप्शन मरकरी। मरकरी आप अगर याद नहीं आ रहा हो तो थर्मोमीटर को याद कीजिए। थर्मोमीटर भाई साहब क्या करता है? आपके बॉडी के टेम्परेचर को रीड करता है। तो वो रीड कैसे करेगा? आपने जैसे उसको बॉडी पे लगाया तो वो मेटल है, और मेटल फट से हीट को ऑब्जॉर्व करता है, और इसीलिए वो एक्सपैंड होता है। मेटल हीट ऑब्जॉर्व करके भाई साहब एक्सपैंड होगा तो आपको रीडिंग दे देगा अपनी बॉडी की, ठीक है। सो इट विल ऑब्जॉर्व हीट, इट विल एक्सपैंड, ठीक है, ओके। मेटल्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं जनरली, ठीक है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। आप देखोगे बार बार सोडियम और पोटेशियम का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और इसीलिए इनके प्रॉपर्टीज में थोड़ा एक्सेप्शन होता है। दे आर नॉट एज हार्ड एज अदर मेटल्स, एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर जनरली लोअर देन अदर मेटल्स, फट से ही मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट उस पूरे ग्रुप में आपका जो ग्रुप 1 है पीरियोडिक टेबल में, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वहां पे सीजियम बोल के भी एक एलिमेंट है। सीजियम को तो अगर आप ऐसे हाथ पे रखोगे तो पिघल जाएगा, ठीक है। सीजियम एक ऐसा मेटल है जो आपके हाथ के गर्मी से पिघल जाएगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर में ये पिघल जाता है। सो दीज आर एक्चुअली ग्रुप 1 मेटल्स, और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनमें कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। दूसरे मेटल से ये जनरली थोड़े से एक्सेप्शनल होते हैं। दे आर नॉट हार्ड एज अदर मेटल्स, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर रिलेटिवली लोअर देन अदर मेटल्स, ठीक है, उतने ज्यादा अच्छे कंडक्टर्स भी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इनका भाई साहब लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होगा। अक्सर अगर आपको मेटल्स के एक्सेप्शन के बारे में पूछा जाए तो जनरली यू विल फाइंड that most of the exceptions are borne by sodium and potassium. Certain exceptions like which metal will be in a liquid state at room temperature, so by default that will be mercury, ठीक है, ये mercury हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? यहां तक तो आप पढ़ चुके हैं। एक्सेप्शंस भी आप पहली बार नहीं पढ़ रहे, बात सिर्फ इतनी है कि आपको याद रखनी है इसको, ठीक है। मेटल्स ऑफ हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। अगेन देखो, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी सब मेटल्स में डेंसिटीज आर कंपैरेटिवली हाइयर, ठीक है। तो एक्सेप्शंस बार बार आपको सोडियम और पोटेशियम मिल रहे हैं।
मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस मतलब भाई साहब आवाज आता है। जैसे भाई साहब मंदिरों में जो घंटे बनाए जाते हैं बड़े बड़े, वो मेटल्स के बने होते हैं, प्लास्टिक के नहीं बने होते। इनकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। जैसे आपके गिटार या सितार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, वो भाई साहब मेटल से बनाए जाते हैं। जैसे आप उसको प्लग करोगे तो आवाज आएगी, ठीक है। सो दे आर सोनोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस साउंड। मेटल्स मेक साउंड व्हेन स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट, द मोमेंट यू स्ट्राइक, सारे चीजें साउंड प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन मेटल्स जनरली मेक साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देख लेते हैं भाई साहब। ज्यादा करके नॉन मेटल्स आपके क्या हो जाएंगे, दे विल एग्जिस्ट ईदर इन द लिक्विड और इन द गैसियस स्टेट। मोस्टली दे कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट का एग्जांपल बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, कार्बन, कार्बन एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ कोल, और कार्बन एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में which is the only non-metal which exists in the liquid form, bromine, bromine at room temperature will exist in the liquid form, ठीक है। और गैसियस फॉर्मेट में तो आपको बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स मिल जाएंगे। हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब आपके गैसियस फॉर्मेट्स में। जनरली मेजर चंक ऑफ द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्मेट, ठीक है। ओके, नॉन मेटल्स आर ईदर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, ना ही तुम भाई साहब इनको ठोक पीट कर शीट बना सकते हो, और ना ही भाई साहब तुम इनके वायर्स बना सकते हो। neither malleable, that is neither they can be beaten into sheets, not ductile means that neither they can be drawn into wires, ठीक है। non malleable, not ductile, okay। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल मतलब टुकड़े हो जाते हैं भाई साहब, ब्रेक इजीली, ठीक है। एक चौक ले लो भाई साहब, एक चौक को अगर तुम आराम से तोड़ सकते हो भाई साहब, ऐसे थोड़ा सा मसल लोगे तो भाई साहब मसल जाएगा, ठीक है। तो ग्लास हो गया, थोड़ा सा भाई साहब उसको स्ट्राइक करोगे तो पूरा चकनाचूर हो जाएगा। तो दीज आर ब्रिटल, ब्रिटल मतलब आराम से टूट जाए जो, ठीक है। नॉन मेटल्स ब्रेक इजीली, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप ऐसा वैसे सर्किट में सल्फर डाल दो, सल्फर का एक फॉइल डाल दो, तो आपको ये बल्ब जलता हुआ नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपका अगर सल्फर होगा तो इट विल नॉट, अगर ये कार्बन है तो ये जलेगा, ठीक है। एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, और कार्बन के सारे फॉर्मेट्स कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जनरली कार्बन डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अनटिल अनलेस इट इज इन द ग्राफाइट फॉर्म, और ग्राफाइट फॉर्म में कार्बन इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि ग्राफाइट में लेयरिक अरेंजमेंट है। तो आपके छह छह चार चार कार्बन कैसे लेयर है, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, तो ग्राफाइट के अंदर ऐसे लेयर्स है, और इन लेयर्स की वजह से काफी सारा स्पेस इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाता है मूव करने के लिए, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। समझ में आ रहा है? इसलिए देखो ये जो आपके ग्रीस वगैरह हम लगाते हैं, ये ग्रीस जो लगाते हैं वो क्या है, बेसिकली ग्राफाइट ही तो है, ठीक है। तो ग्राफाइट है वो आराम से भाई साहब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड हो जाता है, वन लेयर इजिली स्लाइड्स ओवर द अदर, ठीक है। तो इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट। तो ये हो गया भाई साहब आपका कार्बन। ओके, सो नाउ वी हैव व्हाट, दिस इज बेसिकली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, दे आर डल। डल मतलब भाई साहब इनका ज्यादा लाइटनिंग इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है, शाइनिंग इफेक्ट नहीं होता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन लस्टरस, जनरली डल, ठीक है। अभी आप बोलोगे भाई साहब डायमंड तो एकदम चमकता हुआ है, तो डायमंड का चमकना उसके इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से नहीं है, ठीक है। उसके डायमंड का जो है भाई साहब, बहुत सारे कांच के टुकड़ों को अगर आप रख दोगे तो वो चमकेगा ही, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसमें कोई लस्टर है। इट इज नॉट एन इंटरनल लस्टर प्रॉपर्टी, इट इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस दैट अकर थ्रू इट्स सरफेस। ये सिर्फ लाइट के एक्सटर्नल प्रॉपर्टी की वजह से है, इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से चमक नहीं है, ठीक है। ओके, तो कार्बन हो गया भाई साहब, डायमंड हो गया, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है, जनरली आपके सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन। इसको भाई साहब अगर आप 100 माले की बिल्डिंग से भी नीचे फेंक दोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, इसको कुछ नहीं होगा। कांच का कोई टुकड़ा फेंकोगे और टूट जाएगा, लेकिन इसको अगर बहुत ऊपर से भी आप फेंकोगे, क्या पटकोगे भी तो भी कुछ नहीं होने वाला। इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन, ठीक है। डायमंड जो है ये सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। इतना ज्यादा ये हार्ड है, मतलब ये किसी मेटल से भी ये हार्ड है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन, दिस इज बेसिकली एक्सेप्शन। एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज वेरी हार्ड, इसको आप भाई साहब ठोक पीट कर भाई साहब करना भी चाहो तो भी नहीं टूटेगा ये, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजिली ब्रोकन एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ठीक है। सो नॉन मेटल्स को हम आराम से तोड़ कर सकते हैं। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स का तीनों फॉर्मेट में एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। मेटल्स जनरली एट रूम टेम्परेचर दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एक्सेप्ट
except mercury, which exists in the form of liquid at room temperature. ठीक है? ओके, नॉन मेटल्स भाई साहब तीनों भी फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. सल्फर भाई साहब आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर में. ठीक है? ओके, ब्रोमीन जनरली आपका लिक्विड स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर में. और गैसेस में तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको. हाइड्रोजन मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा, ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन नहीं मिलेगा, आयोडीन. ठीक है? ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस विच आर इन एलिमेंटल स्टेट एंड इन गैसियस फॉर्मेट. ठीक है? नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं. ठीक है? एक्सेप्ट डायमंड विच इज अ नॉन मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3500 डिग्री सेंटीग्रेड. भाई साहब इतना ज्यादा है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, विच इज मच मोर देन इवन आयरन. आयरन भाई साहब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है. ठीक है? डायमंड भाई साहब 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है. ठीक है? दैट्स हाउ हाई द मेल्टिंग पॉइंट इज. ये डायमंड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से, डायमंड के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से वो हार्ड है. और डायमंड के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से भी उसको तोड़ना मुश्किल है. ठीक है? उसको बेसिकली जलाकर राख करना भी मुश्किल है. 3500 डिग्री सेंटीग्रेड में वो भाई साहब जलेगा. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 115 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज क्वाइट लो. 115 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना हुआ? पानी को उबालने में आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है, उससे और 15 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा. ठीक है? तो इसमें भाई साहब सल्फर मेल्ट हो जाएगा. this temperature will actually melt sulfur. Melting point of diamond is more than 3500 degree centigrade, which is very high. किसी भी एलिमेंट का इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज वेरी वेरी हाई. और इसीलिए देखो जो हीरे जवाहरात हैं बेसिकली उनको हम ऐसा मानते हैं कि वो कहीं भी आप रख दो कुछ होने वाला नहीं है. ठीक है? किसी डायमंड को आपने भाई साहब ऊपर से फेंक दिया कुछ नहीं होने वाला. ठीक है? किसी डायमंड को भाई साहब आपने ऐसे एक मिनट. अच्छा, अरे हाँ हाँ.
Okay, melting point of diamond is more than 3,500 degrees centigrade. So in spite of diamond being a non-metal, it has a very high melting point. और ये डायमंड के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से इसको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है? तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डायमंड का इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है. इट बेसिकली बिकम्स वेरी वेरी हाई. इट बिकम्स हायर देन इवन मोस्ट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ठीक है? बहुत सारे मेटल से भी इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाता है. Okay, non-metals have low densities. Non-metals are non-sonorous. Low densities मतलब इनका घनत्व कम होता है, ठीक है? They are not that dense और प्लस इनका भाई साहब non-sonorous nature है. They do not produce sound when they are hit. ठीक है? तो आपको जनरली जैसे अगर आप देखो उल्टे हम जो नॉन मेटल्स हैं उनको यूज करते हैं. एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं एकॉस्टिक्स. एनीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज एकॉस्टिक्स? ओके. साउंड में आपने पढ़ा था कि अगर आप समझ लो ये जो पर्दे हैं आपके, ये जो फर्नीचर है आपका, आप किसी फ्लैट में जाते हैं अगर ऐसे कोई फर्नीचर नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई कुशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप देखोगे कि जब आप बात करते हो तो बड़ा लाउड सुनाई देता है, ठीक है? अभी उसी फ्लैट को अगर आप फर्नीचर वगैरह से भर दोगे तो उतना जोर से आपका आवाज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये जो फर्नीचर है, ये कर्टन्स हैं, ये कुशंस हैं, या बेड्स हैं, या सोफा सेट है, ये भाई साहब साउंड को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है? तो दे आर एक्चुअली नॉन सोनोरस. ये वाइब्रेशंस को उल्टा कम कर देते हैं. दे आर नॉन सोनोरस. जो लोग पॉडकास्ट वगैरह करते हैं स्टूडियो वगैरह में, जो लोग पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, तो उन लोग देखो ऐसा एक वो लगाते हैं, कॉस्टिक्स लगाते हैं. हाँ, फोम होता है वो, ये जिसमें अंडों का ट्रे होता है ना, जैसा वैसा होता है उनका, ठीक है? तो वो ऐसे लगाते हैं, वो दीवारों में लगा के रखते हैं. वो बेसिकली साउंड अब्सॉर्बिंग चीजें हैं और ये सारे नॉन मेटल्स होती है, ठीक है? तो नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है, उल्टा जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको अब्सॉर्ब करती है, ठीक है? दे आर सॉफ्ट, ठीक है? दे आर नॉन सोनोरस, ठीक है? दे आर नॉन सोनोरस. मेटल्स प्रोड्यूस साउंड, ठीक है? नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस दैट मच ऑफ साउंड. जैसे समझो अ, अगर आपके घर में कोई बर्तन गिरता है, बड़ी तेज आवाज आएगी, ठन 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 ठन, ठीक है? अगर समझ लो भाई साहब कोई साबुन गिर गया, उतना जोर से आवाज नहीं आएगा. या समझ लो कोई रबर की चीज है, वो अगर गिर गया तो उतनी जोर से आवाज नहीं आएगा, ठीक है? या कोई चौक पीस है, उतनी जोर से आवाज नहीं आएगा, बिकॉज दे वुड नॉट प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट ऑफ साउंड एज अ मेटल वुड प्रोड्यूस. तो मेटल्स प्रोड्यूस साउंड एंड हेंस दे आर नोन एज सोनोरस, ठीक है? नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन सोनोरस. नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, ठीक है? तो आपके सल्फर का कलर हो गया रेड, फॉस्फोरस हो गया ग्राफाइट, ठीक है? देन वी हैव व्हाइट फॉस्फोरस, देन वी हैव ब्रोमीन, देन वी हैव क्लोरीन. तो नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स. तो ये आपके अलग अलग कलर्स होते हैं. सल्फर हो गया, रेड फॉस्फोरस हो गया, ग्राफाइट हो गया, व्हाइट फॉस्फोरस हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया. ऑल दीज हैव डिफरेंट कलर्स, करेक्ट? ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो आपके भाई साहब केमिकल प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या है ये. जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक.
Okay, so what do we understand with this? This is basically the reactivity series. Reactivity series मतलब होता क्या है भाई साहब कि अगर कोई मेटल सॉल्ट है, ठीक है, समझ लो भाई साहब, कॉपर बहुत गरीब एलिमेंट है, ठीक है। गरीब एलिमेंट क्यों है? क्योंकि समझ लो ये कॉपर, लेट्स से कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट। सो दिस इज बेसिकली कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट क्या है भाई साहब? कॉपर का एक सॉल्ट है ना। कॉपर कार्बोनेट इज बेसिकली सॉल्ट ऑफ कॉपर। अभी समझ लो कॉपर से ऊपर कोई भी मेटल अगर होगा, लेट्स से जिंक, तो जिंक के साथ इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं, आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कंपाउंड बनाएगा। तो ये क्या करेगा भाई साहब? जिंक इज, अभी देखो जिंक जो है वो कॉपर से हाइयर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये क्या करेगा? इसके सॉल्ट को डिस्प्लेस करेगा, मतलब जिंक इस कार्बोनेट के साथ कंपाउंड बना लेगा, तो दिस विल फॉर्म जिंक कार्बोनेट प्लस कॉपर। तो मेटल्स का जो रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है आपके रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो ऐसे तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सीरीज है, आप इसको 11th में जाकर पढ़ोगे, 3 पेज का ये सीरीज है बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपको इतना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल्स, इट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। सो दीज आर द मेटल्स दैट यू हैव टू बेसिकली कीप इन माइंड। हम अगर बोलेंगे, देखो सिल्वर और गोल्ड को हम जनरली क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज नोबेल मेटल्स। नोबेल मेटल्स मतलब दे हार्डली रिएक्ट, ठीक है। नोबेल मेटल्स मतलब दे हार्डली रिएक्ट। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है, इन तीनों को हम नोबेल मेटल्स बोलते हैं, और इसीलिए हम ज्यादा करके ऑर्नामेंट्स इनसे बनाते हैं। आपने सुना होगा ना कि भाई साहब, जो आपका, ठीक है, सो आपने सुना रहेगा कि भाई साहब, कोई समझ लो पुरातन घर है, तो शायद शायद कहीं जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन है, ठीक है। अगर जमीन के नीचे भाई साहब गड़ा हुआ धन है तो वो जनरली सिल्वर या गोल्ड से बना रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये बहुत सालों तक भी अगर जमीन के नीचे रहेंगे तो इनका कुछ नहीं होगा, बिकॉज दे हार्डली रिएक्ट। जमीन के नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एसिड है, जो पानी है, इसके साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, दे आर रिएक्शनलेस। अगर जमीन के नीचे आपने सोडियम और पोटेशियम का रख दिया होता तो कब तक वो खत्म हो गए होते, शायद पहले दिन में ही खत्म हो गए होते, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे गोल्ड और सिल्वर, इसका ऑलमोस्ट कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसीलिए ज्यादा करके ऑर्नामेंट्स इनसे बनाए जाते हैं, बिकॉज इट इज इजियर टू मेक ऑर्नामेंट्स, and because it is expensive when people get more money for making ornaments, and definitely the other reason is that they have a long life. The reason why they have a long life is even if you keep them anywhere, even under the earth, अगर आपने अर्थ के नीचे भी रखा है तो भी आप 70 साल बाद, 80 साल बाद, 100 साल बाद भी आप उसको वैसा का वैसा ही पाओगे, क्योंकि उसका रिएक्शन हुआ नहीं, ठीक है। तो दीज आर नोन एज नोबल मेटल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? मरकरी इकलौता एक मेटल है जो बेसिकली कैसे एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बाकी भाई साहब यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है। इनका भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों भी भाई साहब कंपैरेटिवली लोअर है, ठीक है, दे आर कंपैरेटिवली लोअर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेटल कहाँ पे आ रहा है। तो जो भी मेटल सीरीज में हाइयर होता है वो अपने लोअर मेटल के सॉल्ट को डिस्प्लेस करेगा उससे, ठीक है, उसको जुदा कर देगा भाई साहब। ये जिंक भाई साहब कार्बोनेट बना लिया, जिंक कार्बोनेट बन गया, और ये कॉपर अलग हो गया, ठीक है। व्हाई? बिकॉज जिंक इज ऑक्यूपाइंग अ हायर पोजीशन देन कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज का छोटा सा फॉर्मेट है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ये दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो चैप्टर है उसके पर्सपेक्टिव से भी, और मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो चैप्टर है उसके पर्सपेक्टिव से, दोनों भी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। तो उसको प्लीज कहीं पे लिख के रखिए, और इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। याद क्या ही करना है, आपको मालूम है कि ये दोनों भाई साहब सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इनको भाई साहब नीचे डाल दो, क्या? सिल्वर और गोल्ड। और सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं? सोडियम और पोटेशियम। ये 4 प्लेस तो भाई साहब आपकी तय हो गई, ठीक है। पहले हो गया सोडियम, उसके बाद हो गया पोटेशियम, नीचे होगा भाई साहब सिल्वर एंड गोल्ड, ये तो एकदम तय है, ठीक है। बीच में कहीं पे होगा हाइड्रोजन। अभी आप ऐसे याद कर लो, हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन से मेटल्स होंगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका हाइड्रोजन के ऊपर वाले की, और हाइड्रोजन के नीचे वाले आपको कितने याद रखने हैं भाई साहब? कॉपर और मरकरी, बस इतना ही है। कॉपर और मरकरी को याद रखिए, हाइड्रोजन के नीचे होगा, बाकी सब एलिमेंट्स भाई साहब हाइड्रोजन के ऊपर होंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम भाई साहब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। आपको थोड़ी सी सहूलियत है जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पीरियोडिक टेबल किया है,
सो दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो ये हो गया ग्रुप 1, ये हो गया भाई साहब ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ये हो गया ग्रुप 3। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। एल्यूमिनियम हो गया आपका ग्रुप 3 एलिमेंट। जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन और लेड आपका हो गया हाइड्रोजन। उसके बाद भाई साहब कॉपर एंड मरकरी। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए इसको। नीचे वाले जो दो एलिमेंट्स हैं दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। ऊपर वाले जो दो एलिमेंट्स हैं सोडियम एंड पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद आ जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद आ जाएगा भाई साहब आपका जिंक, ठीक है, आयरन एंड लेड। जिंक, आयरन, लेड। लेड का हार्डली कोई रिएक्शन होता है। आप, मुझे नहीं लगता लेड का कोई भी रिएक्शन, हाँ लेड मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पे हमने पढ़ा था। लेड हार्डली कम्स इनटू रिएक्शंस। जिंक आपका काफी रिएक्टिव है, जिंक, आयरन एंड लेड। ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक साथ ही साथ चलते हैं क्योंकि इनको हम कौन से बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वाई आर दे एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है उसको अपन बोलते हैं Al2O3 और जिंक का जो ऑक्साइड होता है उसको अपन बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। These are amphoteric oxides. Amphoteric oxides. Why? Because they tend to react with both metals and with both acids and bases. ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिए भाई साहब, एल्यूमिनियम और जिंक। उसके बाद आ गया आपका आयरन, फिर आ गया आपका लेड, आयरन के बाद आ गया आपका लेड, फिर हाइड्रोजन के नीचे कॉपर और मरकरी और सिल्वर और गोल्ड। ऐसे याद रखिए। मैंने अभी भी आपके सामने याद किया, मुझे याद नहीं था। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम एकदम ऊपर आ जाएंगे भाई साहब। नीचे आपका आ गया सिल्वर और गोल्ड। उसके बाद आ जाएगा आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ में ही चलते हैं, दोनों का भाई साहब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आ जाएगा भाई साहब आपका एल्यूमिनियम और जिंक, दोनों भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एल्यूमिनियम और जिंक के बाद आ जाएगा आपका आयरन और लेड। उसके बाद आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद 2 ही वीक एलिमेंट्स बचते हैं जो है आपके कॉपर एंड मरकरी। मरकरी का हार्डली कोई रिएक्शन होता है। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड का तो आना बनता ही है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है जो ले देकर आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, थोड़ी बहुत क्या पूरी याद रखनी है। इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे आप, मुझे नहीं लगेगा कि 5 मिनट से ज्यादा आपको लग सकता है इसको याद करने के लिए, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, दोनों भी। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? हैज एवरीबॉडी मेड अ नोट ऑफ दिस? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस विल बेसिकली डिक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो नीचे से ऊपर अगर देखेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी विल बी इन इंक्रीजिंग फॉर्मेट। तो ऊपर से नीचे भाई साहब आपका, नीचे से ऊपर सॉरी, रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे आपका पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव। गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, गोल्ड आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। As we move down, reactivity decreases. As we move up, reactivity increases. The arrangement of metals in decreasing order of the reactivity in the form of series is called reactivity series of the metal. Okay. चलिए भाई साहब हम आते हैं भाई साहब reaction with oxygen. Now how do we deal with reaction with oxygen? Almost all metals react with oxygen to form metal oxide, but reactivity differs for different metals. तो सारे metals भाई साहब ऑक्सीजन के साथ react करते हैं। ठीक है, सो मेटल हो गया प्लस ऑक्सीजन, दिस विल गिव यू व्हाट, मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन हमेशा आपको मेटल ऑक्साइड देगा। प्लीज मेक इट अ नोट पीपल। अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, अभी हम भाई साहब केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, या अपन पढ़ रहे हैं भाई साहब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इस चीज को पढ़ने में आपकी एक सहूलियत ये है कि अगर आपने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को ठीक से समझा होगा, इट विल बी इजियर टॉपिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड एज वेल। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन आपका मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जैसे मान लो कॉपर को अगर आपने ऑक्सीजन में बर्न किया या एयर में बर्न किया, किसी भी चीज को एयर में बर्न करने का मतलब होता है उसको पर्याप्त ऑक्सीजन के सप्लाई में आप बर्न कर रहे हो। तो कॉपर हो गया और ऑक्सीजन हो गया भाई साहब, ये क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब CuO, तो 2Cu प्लस O2 दिस विल फॉर्म 2CuO। ठीक है, तो इस तरह से आपका भाई साहब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जैसे आपका जो आपका एक्सपेरिमेंट जो रिपीटेडली आपके बुक्स में आता है, और मुझे मालूम है शायद आपके एक्सपेरिमेंट में भी कराया होगा उसको, किसी मैग्नीशियम रिबन को अगर आप बर्न करेंगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। एनी मैग्नीशियम रिबन इट इज बर्न, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एनी नाउ सोडियम एंड, अभी प्रॉब्लम ये है कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं
कि इनको भाई साहब बर्न करने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर कोई सोडियम पीस को ऐसे ही रख दिया, आजू बाजू के ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा और जल उठेगा वो, इट विल स्टार्ट बर्निंग ऑन इट्स ओन। यू डोंट हैव टू सप्लाई हीट, ठीक है, क्योंकि सोडियम उतावला है अपना एक इलेक्ट्रॉन देने को, और ऑक्सीजन भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन उसको लेना है, क्योंकि सोडियम इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद आता है ऑक्सीजन का नंबर। ये तत्पर है कि भाई साहब कोई इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दे, तो फटाफट भाई साहब दोनों का कॉम्बिनेशन होकर Na2O बन जाएगा, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। और ये इतना वाइग्रस रिएक्शन होगा कि आपने यहाँ पे कोई हीट नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। रूम टेम्परेचर में सोडियम को अगर आपने खुले में रखा तो भाई साहब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेगा। इसीलिए सोडियम को हमें केरोसिन के नीचे रखना पड़ता है। केरोसिन के नीचे। आप बोलेंगे केरोसिन तो और ज्यादा एक्सप्लोसिव है, लेकिन केरोसिन सोडियम के लिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सोडियम के साथ केरोसिन का रिएक्शन नहीं होगा। प्लस केरोसिन ऑक्सीजन को अंदर तक नहीं पहुंचने देगा, इसीलिए केरोसिन के अंदर सोडियम और पोटेशियम सेफ रहेंगे। इफ यू हैव टू स्टोर सोडियम एंड पोटेशियम without them getting into an explosive mode of burning out, then you will have to store them under kerosene, because kerosene will not react with either sodium and potassium, and at the same time kerosene will not allow the oxygen to actually pass on to sodium or potassium. Passing off of oxygen to sodium or potassium will cause a major accident। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को स्टोर करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए इनको कंटिन्यूअसली हमें इनके नीचे या इनके अंदर स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम बीइंग मोस्ट रिएक्टिव, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड्स। भाई साहब रूम टेम्परेचर में ये रिएक्ट हो जाएंगे, उल्टा हीट इवॉल्व होगा इनसे, आग पकड़ लेंगे ये। ठीक है, दे विल स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, ये विल दिस विल फॉर्म K2O, दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए भाई साहब हमने किया सोडियम प्लस ऑक्सीजन, दिस विल फॉर्म Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, दिस विल आल्सो बी 4Na plus O2। ओके, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, तो ये रूम टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बट ऑन हीटिंग मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद इंटेंस लाइट एंड हीट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो भाई साहब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, अगर आप इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम को आपने हीट चाहिए, सोडियम और पोटेशियम की तरह इसको भाई साहब आप रिएक्ट नहीं करवा सकते। मैग्नीशियम को अगर आपने ऑक्सीजन में भी एयर में रखा है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंबल होता है भाई साहब हीट का, दिस इज बेसिकली द सिंबल ऑफ हीट। ठीक है, समझ में आता हूं? ओके, जिंक बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जिसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। जिंक बर्न्स इन एयर टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आर वी क्लियर? ठीक है, आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आप भाई साहब अगर आयरन को हीट कर रहे हैं तो वो बर्न नहीं होगा इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का चूड़ा। अब ये लोहे का चूड़ा कहां से आता है? आपने देखा रहेगा जो वेल्डिंग के काम करते हैं, जब वो काटते हैं ना किसी लोहे को तो नीचे से चूड़ा गिरता है। ठीक है, वो जो कटर होता है उससे जब काटते हैं तो नीचे से चूड़ा गिरेगा, इसको अपन बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। इस आयरन फिलिंग को अगर आप हीट करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो आयरन का कोई एक पीस है, देखो ये जैसे लेट्स से आयरन का पीस। ठीक है, अभी इसको आप कर रहे हो हीट। ठीक है, ये अंदर का जो है वो गर्म तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, जिसके वजह से वो आयरन ऑक्साइड नहीं बना पा रहा। लेकिन जब उसका आपने चुरमुरा कर दिया वैसा ऐसा, ठीक है, तो ये हर एक जो पीस है आपका, जो ये पूरा चूड़ा हुआ है, जो डस्ट हुआ है, इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, इसीलिए भाई साहब आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो अंदर वाला देखो देखो देखो, इनको भाई साहब खुल्ला खुल्ला सो रहे हैं भाई साहब। ठीक है, दिस इज बेसिकली आयरन। एनीथिंग दैट इज इनसाइड will not get the direct supply of oxygen, because of which it is almost impossible for it to form iron oxide। और जैसे आपने उसका चूड़ा बना दिया तो हर एक चूड़े के पार्टिकल को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो इसीलिए वो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बट आयरन फिलिंग्स मतलब चूड़ा, ठीक है, बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। तो ये बहुत जोर से चलते हैं भाई साहब। ठीक है, आयरन फिलिंग्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर्म आयरन ऑक्साइड, तो ये भाई साहब आयरन ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, आयरन फिलिंग्स। अभी आयरन का जो ऑक्साइड है वो दो है, इसको नोट कर लीजिए। आयरन भाई साहब जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो दो तरह के ऑक्साइड्स बनाएगा। ठीक है, आयरन
प्लस ऑक्सीजन, ये दो तरह के ऑक्सीजन कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आयरन की होती है भाई साहब वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या होती है भाई साहब, कहीं पे आयरन की वैलेंसी 2 है और कहीं पे आयरन की वैलेंसी 3 है। ठीक है, तो जहां पे आयरन की वैलेंसी 2 होती है उसको अपन बोलते हैं फेरस। ठीक है, और जहां पे आयरन की वैलेंसी 3 होती है उसको अपन बोलते हैं फेरिक। ठीक है, अगर आयरन की वैलेंसी 2 हुई तो आप देख लो, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी अगर 2 हुई तो यहाँ 2, ऑक्सीजन भी 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया भाई साहब। तो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, FeO, विच इज ऑल्सो नोन एज फेरस ऑक्साइड। इसको हम अलग तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, आयरन, और ये हो गया ऑक्सीजन। आयरन की वैलेंसी भाई साहब कितनी है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, मतलब हम जो फेरिक ले रहे हैं 3। ठीक है, आयरन की वैलेंसी 3 है, इसकी 2, तो अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा, Fe2O3, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो दिस इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड, और इसका होगा भाई साहब आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? आयरन के दो टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, एक होता है फेरस ऑक्साइड और दूसरा होता है भाई साहब आपका फेरिक ऑक्साइड। वन इज फेरस ऑक्साइड एंड द अदर वन इज फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, कभी कभी इन दोनों को कंबाइन करके हम बना देते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा रहता है देखो Fe3O4, क्योंकि एक्चुअली में दोनों एक साथ ही चलते हैं। आयरन के अंदर फेरस पोर्शन भी होता है और फेरिक पोर्शन भी होता है। किसी भी आयरन के सैंपल के अंदर फेरस पोर्शन भी होगा, फेरस पोर्शन जनरली 92% होता है, लेकिन बाकी का 8% आपका फेरिक होता है किसी भी आयरन सैंपल के अंदर। तो आपके दोनों भी बनेंगे, इसीलिए हम कभी कभी दोनों को कंबाइन करके ऐसा Fe3O4 लिख देते हैं। Fe3O4 कैसे बना, देखो एक आयरन इधर का और दो आयरन इधर का, तो Fe3 बन गया। O का एक 3 और इसका O का एक 1 और 3, ये हो गया O4। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो यही फॉर्मूला आ रहा है Fe3O4। ठीक है, तो आपके आयरन के दो टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, क्योंकि आयरन की किस टाइप की वैलेंसी है, वेरिएबल वैलेंसी, मतलब इट विल शो अ वैलेंसी ऑफ 2 एज वेल एज 3। ठीक है, ये ऐसे बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो दो टाइप के वैलेंसीज दिखाते हैं। अभी फिलहाल आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि ये दो क्यों दिखा रहे हैं, व्हाई आर दे शोइंग टू वैलेंसीज। आप आगे चलकर भाई साहब 11th में पढ़ेंगे कि व्हाई एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इनमें ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये आपकी वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा, जिसके वजह से इसके दो कंपाउंड्स पॉसिबल है विद आयरन ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आयरन ऐसे ब्रैकेट में 2 ऑक्साइड और आयरन ऐसे ब्रैकेट में 3 ऑक्साइड। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका आयरन, दिस इज बेसिकली आयरन, और इस आयरन को अपन क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग दिस, तो आयरन प्लस आपका ऑक्सीजन, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड कहां से आ रहा है भाई साहब, ये आयरन ऑक्साइड में दोनों भी है, कौन सा, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, बोथ आर देयर, फेरस एंड फेरिक बोथ आर देयर, दैट्स द रीजन वी कॉल इट एज आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये आयरन ऑक्साइड कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आया आपका फेरस ऑक्साइड से और फेरिक ऑक्साइड से। ठीक है, फेरस ऑक्साइड कैसे बना भाई साहब, फेरस का वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, 2 1 2, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी फॉर्मिंग फेरस ऑक्साइड। और यहाँ पे भाई साहब आयरन, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, तो ये बन गया आपका Fe2O3, दिस इज Fe2O3। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा आपका Fe3O4। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो हमने देखा कि भाई साहब सोडियम और पोटेशियम को तो हीट करने की भी जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर में रख दीजिए, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इनफैक्ट इतना ज्यादा रिएक्शन हो जाएगा कि वो रिएक्शन ही एक्सप्लोसिव हो जाएगा, इट विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। हेंस in order to store sodium and potassium we need to store them inside kerosene, ताकि वो रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ ये बैठे हुए हैं रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, बहुत विगरस एंड आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्शन होता है, बट एनी विच वे सोडियम एंड पोटेशियम दे विल रिएक्ट विदाउट एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, विच आर व्हाट, ये क्यों हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका पोटेशियम ऑक्साइड, और ये हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, metallic oxides. We have seen that with magnesium, they will react. Magnesium will react with oxygen not at room temperature, but only on heating. अगर आप उसको हीट करेंगे तभी रिएक्ट करेगा, and it will form magnesium oxide. ठीक है,
नाउ वी कम टू आयरन. आयरन डज नॉट रिएक्ट इवन ऑन हीटिंग. ठीक है, आपने किसी आयरन के सैंपल को, अगर एक मोटा सा आयरन का सॉलिड सैंपल है और उसको आप हीट कर रहे हैं, यू विल नोटिस दैट इट इज नॉट रिएक्टिंग. अगर उसको आप चूड़ा बनाकर अगर उसको हीट करेंगे तो इट विल रिएक्ट. ठीक है, इट विल रिएक्ट एंड इट विल फॉर्म Fe3O4. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये हो गया आपका कॉपर. कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव. कॉपर भाई साहब आपका लीस्ट रिएक्टिव है. ठीक है, इट डज नॉट बर्न बट ऑन हीटिंग द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि हाइड्रोजन के भी नीचे आ रहा है भाई साहब. हाइड्रोजन के नीचे कितने एलिमेंट्स हो गए? क्या क्या है? एक तो हो गया सिल्वर और गोल्ड, दूसरा कॉपर और मरकरी. हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हो गए वो सब गरीब एलिमेंट्स हैं. ठीक है, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, आपका हो गया भाई साहब सिल्वर एंड गोल्ड. ये सब आपके भाई साहब चार एलिमेंट्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के हाइड्रोजन के नीचे हैं. और इनके सारे सॉल्ट से कोई ना कोई आकर इनको भगा देगा झप. ठीक है, इनका कार्बोनेट लेकर चला जाएगा, इनका भाई साहब क्लोराइड लेकर चला जाएगा. ठीक है, किसी भी चीज में दे विल टेक अवे द अदर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्ट. ठीक है, जनरली सारे मेटल्स इनसे ज्यादा रिएक्ट, हाइड्रोजन खुद इनसे ज्यादा रिएक्टिव है, सोचिए. ठीक है, ओके. तो आपका ये कॉपर हो गया. कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव. ये भाई साहब रिएक्ट नहीं करेगा. इट डज नॉट बर्न बट ऑन हीटिंग द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक. तो जैसे आप भाई साहब कॉपर को हीट करेंगे, दिस विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, 2Cu प्लस O2, ये हो जाएगा आपका 2CuO. इट विल गिव कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन ये बनाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, दिस विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे ये सब फॉर्मूलेस कैसे आ रहे होंगे भाई साहब? बहुत इजी है. एल्यूमिनियम का भाई साहब आप देखेंगे तो वैलेंसी कितने की है? 3 की है, तो ये 3 हो गया. ऑक्सीजन का भाई साहब 2, तो ये क्या बन जाएगा आपका? बोलो, Al2O3. इसको अपन बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिना भी बोलते हैं. ठीक है, ये भाई साहब एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड. इलेक्शन हो गया भाई साहब, सरकार तो अभी तक बनी नहीं है ना, तो क्या होगा? अभी गठबंधन होगी, है ना. जो वीक है वो, हाँ, कोएलिशन. जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ पॉलिटिशियंस इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, है ना. ये पॉलिटिकल गेम है, हर इलेक्शन के बाद होता है. सम पॉलिटिशियंस विल ट्राई टू, कौन मेरे को ज्यादा अंदर टेबल दे रहा है. ठीक है, तो होता है ये डांस ऑफ डेमोक्रेसी है, जो भी है. तो एल्यूमिनियम भी ऐसा ही एक पॉलिटिशियन है. ठीक है, ये बोलेगा भाई साहब मैं एसिड के साथ भी रिएक्ट करूंगा और भाई साहब मैं बेस के साथ भी रिएक्ट करूंगा. इट विल रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस. जनरली अगर आप देखोगे सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, दे विल ओनली रिएक्ट विद एसिड्स. They will not react with bases, but aluminium oxide will react with both acids and bases. ऐसा ही भाई साहब एक और amphoteric oxide है जिसको हम बोलते हैं zinc oxide. This also is an amphoteric oxide. It will react with acids as well as bases. दोनों के साथ ही react करेगा भाई साहब. ठीक है, zinc and aluminium oxides both are amphoteric. They will react with both acid and base. ठीक है, समझ में आ रही है? ओके, तो aluminium plus oxygen बन गया भाई साहब आपका क्या? aluminium oxide. ठीक है, जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं जनरली, जैसे जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका जो आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, ठीक है, आपका जो रस्ट होता है, रस्ट आयरन पे जो जंग लगता है वो यही है, Fe2O3 इंटू XH2O. ये रस्ट का फॉर्मूला है. ठीक है, मतलब आयरन का बाहर के ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है. ठीक है, और क्या हुआ है भाई साहब? ये वाटर वेपर को ऑब्जर्व किया. अभी ये जो X है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमिड कंडीशंस. जैसे कोस्टल एरियाज आपके ज्यादा ह्यूमिड होते हैं तो ये X की वैल्यू वहां पे ज्यादा होगी. जैसे हम कोस्टल एरिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है. ठीक है, उमस ज्यादा है, वाटर वेपर कंटेंट ज्यादा है, जिसके वजह से आपके रस्ट में वाटर वेपर कंटेंट ज्यादा होगा. इसीलिए कोस्टल एरियाज में आपके फर्नीचर या लोहे की चीजों में जंग जल्दी पकड़ता है. ठीक है, आप डीप नॉर्थ में अगर जाएंगे तो उतनी जल्दी जंग नहीं पकड़ेगा. ठीक है, जंग पकड़ने के दो कारण हैं. एक तो आपका ह्यूमिडिटी का ज्यादा होना और दूसरा भाई साहब आपका आयरन के साथ कॉम्बिनेशन होना, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होना. ऑक्सीजन के साथ तो कहीं भी कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो कहीं भी रहेगा. ठीक है, दूसरा है भाई साहब आपका ह्यूमिडिटी. तो ये आपका है रस्ट. ठीक है, रस्ट क्या लोहे को सही करता है या बुरा? बुरा कर देता है भाई साहब, उसको कमजोर कर देता है. अगर आप पीरियड, तो आप जब पेंटिंग करते हैं, बेसिकली पेंटिंग करने से रस्ट नहीं जाता है, पेंटिंग करने से रस्ट होने की संभावना कम हो जाती है. जैसे आपने समझ लो ये आयरन का पीस है, इसके ऊपर भाई साहब पेंट की कोटी कर दी,
अभी ये जो पेंट की आपने कोटिंग कर दी, अब ये ऑक्सीजन डायरेक्टली कहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, आयरन तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए कुछ दिनों तक जब तक आपका पेंट आपके आयरन के आर्टिकल पे चढ़ा रहेगा, तब तक भाई साहब आपका रस्टिंग नहीं होगा, तब तक, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको पेंट कराते रहना पड़ेगा ऐसा। तो ये आपका आयरन का हो गया। तो इकलौता सारे एलिमेंट्स में जो भी रस्टिंग होती है, सारे मेटल्स में जो भी रस्टिंग होती है, वो मेटल्स को वीक करती है। एक मात्र एक ऐसा एलिमेंट है एल्यूमिनियम, जो हम रस्टिंग को अच्छा मानते हैं। आपके एल्यूमिनियम का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि ये मेटल है, और दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये कि काफी हल्का है, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं एरोप्लेन्स बनाने में। अभी एरोप्लेन्स बनाने में जब हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, भाई साहब एरोप्लेन में इतने सारे यात्री हैं, और अगर भाई साहब ये जंग खाना चालू हो, कहाँ भाई साहब बादलों के बीच ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, उसमें वो फ्लाई कर रहा है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी, उसमें वो फ्लाई कर रहा है, तो क्या उसके रस्ट खाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है? यस। तो भाई साहब एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो समझ लो कोई एल्यूमिनियम का एलिमेंट है, ठीक है, और एल्यूमिनियम के एलिमेंट में ऐसा एल्यूमिनियम ऑक्साइड रस्ट खाकर हो गया, दिस इज बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बना है, ये इस एल्यूमिनियम को स्ट्रॉन्गर बनाएगा, दिस विल मेक इट स्ट्रॉन्गर। व्हाई? बिकॉज नाउ ऑक्सीजन कैन नॉट पेनिट्रेट, ये ऑक्सीजन भाई साहब अंदर जाकर इसको और रस्ट नहीं कर पा रहा है। जो काम आपका एक्सटर्नल पेंटिंग किसी आयरन आर्टिकल पे करता है, वही काम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रस्ट उसके ऊपर करता है। समझ में आ रहा है? तो एल्यूमिनियम का चीज अगर रस्ट हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, अंदर के एल्यूमिनियम तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सो इवन इफ एल्यूमिनियम इज गेटिंग रस्टेड, इट इज गुड बिकॉज नाउ the rust itself will form a coating which will not allow the oxygen to penetrate the level and go deeper and rust it further। समझ में आ रहा है ये? सो इकलौता एलिमेंट है जिसका रस्ट उसके लिए अच्छा होता है। बाकी सारे एलिमेंट्स में जो रस्ट बनता है, that is actually decaying the metal, but in this case it will not decay the metal, it will in fact make it stronger। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके, तो आपका भाई साहब एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन बन गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे देख लो भाई साहब, ये आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसमें? रूम टेम्परेचर पे। इनफैक्ट हमको कंट्रोल करना पड़ता है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे हम इसको खुला छोड़ ही नहीं सकते सोडियम और पोटेशियम पे, तो ये आपके रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है। कैल्शियम और मैग्नीशियम में आपको हीट देना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल्स को आपको हीट देना पड़ेगा, दे विल ऑल्सो फॉर्म। तो ये भाई साहब क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म K2O एंड Na2O। ये 2 कहां से आ रहा है? सोडियम और पोटेशियम दोनों की वैलेंसी होती है भाई साहब 1, इसीलिए जब ऑक्साइड बनेगा तो दिस विल फॉर्म Na2O। पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 है, तो ये भी जब ऑक्साइड बनेगा दिस विल फॉर्म K2O, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, और ये हो गया ऑक्सीजन 2 और 2, तो ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम 2 और 2 भाई साहब, ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम हीट दे रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या ऑक्साइड बनाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम और जिंक भाई साहब क्या बनाएंगे? ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो ये बन जाएगा भाई साहब आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। तो दीज आर बोथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। आयरन, ठीक है, लेड आयरन को आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, नहीं नहीं, आयरन को स्ट्रॉन्ग हीटिंग में हो जाएगा नहीं, टुकड़ा करने पड़ेंगे, ठीक है। आयरन के भाई साहब टुकड़े करने पड़ेंगे तब जाकर ये बनेगा, ठीक है। आयरन फिलिंग्स, ठीक है, इसको हम हीट देते हैं और इसका चूड़ा कर इसको हीट देते हैं, आयरन फिलिंग्स, ठीक है। दे विल फॉर्म व्हाट? Fe3O4 इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों भी फॉर्म हो रहा है। कौन कौन से? आयरन ऑक्साइड Fe2O दैट इज फेरिक ferrous ऑक्साइड, एंड Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड, इन दोनों का मिश्रण से Fe3O4। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। कॉपर को भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग देना पड़ेगा तब जाकर वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से भाई साहब ये क्या बनेगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? हम समझ में आता हम? ओके, केमिकल रिएक्शन अभी हमने पढ़ा भाई साहब, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ भाई साहब क्या क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर, सो मेटल प्लस वाटर, इसमें क्या हो जाएगा? ये पढ़ा है आपने,
कोई बता सकता है मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा? ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस, नहीं सॉल्ट कहां से बोलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड हो जाएगा ना भाई साहब, ठीक है, तो ये बनेगा आपका मेटल हाइड्रोक्साइड। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, दे विल रिएक्ट इवन विद कोल्ड वाटर। इनफैक्ट वहां पे भी अनकंट्रोलेबल रिएक्शन हो जाएगा, वहां पे भी आग पकड़ लेगा। कुछ मजिशियंस को आप लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब पानी में आग लगा रहे हैं, ठीक है, पानी में आग वो ऐसे नहीं लगाते, वो मैग्नीशियम या पोटेशियम को अगर आप डाल दो, सॉरी आपका सोडियम और पोटेशियम को पानी में डाल दोगे तो वो आग पकड़ लेगा, ठीक है। पानी की सतह पे आग लगना ये सोडियम और पोटेशियम कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम में बहुत विगरस रिएक्शन होता है। द मोमेंट दे रिएक्ट विद वाटर, सच अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड दैट इट विल कैच फायर। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को बहुत केयरफुली रखना पड़ता है, बिकॉज दे कैच फायर मेनी अ टाइम्स, ठीक है। तो मेटल प्लस कोल्ड वाटर, दिस फॉर्म्स व्हाट, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल प्लस कोल्ड वाटर। जैसे सोडियम ले लो भाई साहब, सोडियम प्लस H2O, ठीक है, दिस इज कोल्ड वाटर, इट विल फॉर्म NaOH प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस होगा भाई साहब। कैसे मालूम चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है? हाइड्रोजन गैस टेस्टिंग, एरो, अरे एरो तो भाई साहब इक्वेशन में है, केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, हाउ वुड यू नो इट, कैसे पता चलेगा? हाँ, पट्टे से आवाज आएगा, वो जो क्या बोलते हो आप लोग, पापटी बम क्या बोलते हैं उसको, है ना, जो उसको जैसे आपटी पप्टी जो भी है, तो आप जब उसको पटकते हो तो जैसा आवाज आता है पट्टे से, वैसा आवाज आएगा। मतलब समझ लो ये रिएक्शन हो रहा है, ये एक बीकर है और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, आपने एक बर्निंग मैस्टिक को अगर यहाँ पे रखा तो पट से आवाज आएगा, इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, इट विल सपोर्ट, इट डजंट सपोर्ट बर्निंग, इट खुद, ये खुद जल जाता है, ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, खुद ही जल जाता है, इट्स एन एक्सीलेंट फ्यूल। तो हाइड्रोजन ये हो गया। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस गैस है, ओडरलेस गैस है, तो पता नहीं चलेगा आपको गैस निकल रहा है, लेकिन जैसे ही आप वैसे आप बर्निंग मैस्टिक को लाओगे, इट विल बर्न विद अ पॉपिंग साउंड, सो दिस विल कंफर्म दैट हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ओके। सो ये हो गया आपका भाई साहब मेटल हाइड्रोक्साइड, सो दिस विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस वाटर, कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हॉट वाटर से ही रिएक्शन होता है, बहुत खौलते हुए पानी से ही, ठीक है, ये भी वही बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्टीम से रिएक्ट करना पड़ता है, जैसे आयरन को स्टीम से रिएक्ट कराना पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप वाटर को लिक्विड फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। अगेन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। मेटल अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो प्रोडक्ट्स विल बी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो द प्रोडक्ट्स विल बी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है द प्रोडक्ट विल बी मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ घर बसा ले भाई साहब, बाहर ही जाकर तू घर बसा ले। ठीक है, ओके। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसल्यूबल इन वाटर, ज्यादा करके आपके जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में इनसल्यूबल होते हैं, बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज, ठीक है। आपके जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे समझ लो Na2 है, Na2O है, ये एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। ये भाई साहब वाटर में डिसॉल्व होएगा और क्या बनाएगा, NaOH, ठीक है, प्लस H2। अभी देखो ये जो NaOH बना है ये आपका हो गया एल्कली। व्हाट इज एन एल्कली? एल्कली बेसिकली होता क्या है, बेस है, लेकिन वाटर सोल्यूबल बेस को अपन एल्कली बोलते हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिए भाई साहब, अ वाटर सोल्यूबल बेस इज नोन एज एल्कली। तो एल्कली बेसिकली बनता कैसे, जैसे समझ लो आपका कोई मेटल है, मेटल का भाई साहब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, वेदर कोल्ड वाटर में हुआ हो, हीट में हुआ हो, जैसा भी हुआ हो,
तो लेट्स से ये बना आपका मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड, इस मेटल ऑक्साइड को भाई साहब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, दिस विल फॉर्म व्हाट, दिस विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ये बनाएगा भाई साहब आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो, दिस इज बेसिकली, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड जो होगा वो बेस होगा, ठीक है। अभी अगर ये बेस वाटर सोल्यूबल है, अगर ये बेस आपका वाटर सोल्यूबल है तो इसको अपन बोलेंगे एल्कली। A water soluble base is known as an alkali, ठीक है। A water soluble base is known as an alkali। तो आपका भाई साहब थ्योरम क्या है कि ऑल एल्कलीज, सारे एल्कलीज आपके बेसिस होते हैं, आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। एल्कली होने के लिए आपको वाटर सोल्यूबल होना पड़ेगा, ठीक है। वाटर सोल्यूबल होना पड़ेगा तब जाकर आप एल्कली होंगे। तो आपका कोई बेस अगर है जो वाटर में सोल्यूबल है तो वो एल्कली होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वाटर सोल्यूबल बेस, सो इट इज एन एल्कली, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इट्स अ वाटर सोल्यूबल बेस, तो इट्स एन एल्कली, ठीक है। अगर कोई ऐसा बेस है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो वह एल्कली नहीं हो सकता, ठीक है। इफ देयर इज अ बेस व्हिच इज नॉट वाटर सोल्यूबल, इट कैन नॉट बी एन एल्कली, ठीक है। सो इफ देयर इज a base which is not water soluble, it will not be an alkali, ठीक है। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस, सारे एल्कलीज भाई साहब आपके बेसिस होते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है। सारे एल्कलीज का बेस होना मतलब सारे जितने भी एल्कलीज हैं वो बेसिस से ही बने हैं, ये सिर्फ वाटर सोल्यूबल है। लेकिन क्या सारे बेसिस वाटर सोल्यूबल होते हैं? नहीं, तो इसलिए सारे बेसिस आपके एल्कलीज नहीं होते, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, इसको लिख लीजिए भाई साहब, एल्कली होते क्या है? वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। डन डन डन, ओके। तो most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis। तो आपके जो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और rather जो बेसिस हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? एल्कलीज, दे आर नोन एज एल्कलीज, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज। तो आप देखो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, इसको अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो दिस विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज KOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड है, तो लिख तो नहीं रहा है, तो कुछ और ही कर रहा है। ये सोडियम ऑक्साइड है, इसका भाई साहब वाटर में अगर हमने रिएक्शन कराया तो दिस विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओके, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो एसिड प्लस बेस हमको मालूम है क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज बेसिकली नथिंग बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो बिहेव्स लाइक अ बेस, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर, और किसी एसिड के साथ अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करके वही सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो इसका मतलब ये मेटल ऑक्साइड और ये बेस ऑलमोस्ट सेम तरीके से बिहेव कर रहे कि नहीं? मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बिहेविंग लाइक बेसिस। देखो एसिड प्लस बेस आपका सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, और मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड वो भी सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बिहेविंग लाइक बेसिस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अभी अगर आपने सोडियम ऑक्साइड ले लिया, या पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑल ऑफ देम विल बिहेव एज बेसिस। इसको छोड़ दो, ये तो भाई साहब एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम विल रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे समझो आपका भाई साहब Na2 है, Na2O है, अगर इसको आपने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब? NaCl प्लस H2O, ये बन जाएगा, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, 2NaCl
2NaCl प्लस H2O, ठीक है, तो आपका बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिडिक ऑक्साइड प्लस एसिड, जहां गए थे वहां तक घूम कर आए कि नहीं, खाना ना मिला उधर नहीं, तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो ये हो गया आपका भाई साहब बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिड, ये हो गया आपका सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे हमने कोई बेस रखा होता, उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया होता, तो वही सॉल्ट प्लस वाटर बनता था। यहाँ पे हमने बेसिक ऑक्साइड रखा है, उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया है, तो वो भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं भाई साहब, बेसिक ऑक्साइड एंड बेस are behaving in the same way, ठीक है, both will react with acid to form salt and water। क्या ये समझ में आ रहा है? इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स का जो इनहेरेंट नेचर है वो बेसिक है, ठीक है, बिकॉज दे विल रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला आपका एक्सेप्शंस क्या क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। व्हाई आर द एक्सेप्शंस? बिकॉज दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दे विल रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सो दीज आर एक्सेप्शंस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड है भाई साहब, अगर उसको आपने बेस के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो लेट्स से आपका भाई साहब CO2 है, उसको आपने बेस के साथ रिएक्ट करा दिया, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया ये। कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बाय कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड इट इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो प्लस बेस ये क्या बना देगा भाई साहब, आपका Na2CO3 प्लस H2O। दिस इज बेसिकली अ सॉल्ट दैट इज सोडियम कार्बोनेट, दिस इज अ सॉल्ट दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो लेट्स बैलेंस दिस पीपल, 2NaOH हो गया भाई साहब, Na2CO3, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन होता है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे आपके कितने हो गए, 3 और एक H2O के साथ 4, ठीक है। हाइड्रोजन आपके भाई साहब 2 है और उधर भी 2 है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नॉन मेटालिक ऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो वही सॉल्ट प्लस वाटर होगा। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर आपका बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड, तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चा पार्टी, इट इज बिहेविंग लाइक अ बेस। और जो एसिडिक ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक एन एसिड, ठीक है। व्हाई? बिकॉज बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड एसिड ऑक्साइड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो बिहेव लाइक एन एसिड, तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या एक्सेप्शन है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड, इट शुड रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जो वो करेगा। जैसे समझ लो भाई साहब, यहाँ पे Al2O3 है और किसी एसिड के साथ आपने इसका रिएक्शन करा दिया, तो ये क्या बनाएगा भाई साहब, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस H2O। इसकी बैलेंसिंग अगर हम देख लें भाई साहब, यहाँ पे 3 भाई साहब, अगर हमने यहाँ पे 6HCl कर दिया, 6HCl कर दिया, इसको 3H2O कर दिया, क्यों 3 और 3 बैलेंस हो गया भाई साहब 2, यहाँ पे हाँ देखो बैलेंस हो गया ये, ठीक है। आपके हाइड्रोजन कितने हो गए भाई साहब, 3 टू द 6, क्लोरीन कितना हो गया, 6 क्लोरीन इधर, 3 टू द 6 क्लोरीन हो गया, Al आपका 2 हो गया, और बाकी O आपका 3 है, तो इधर भी आपका O3 है, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट शुड बी रिएक्टिंग विद एन एसिड, यस इट इज, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद अ बेस एज वेल, एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बन रहा है भाई साहब, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोलते हैं हम इसको, कहीं कहीं पे इसको मेटा एल्यूमिनेट भी बोला जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस भाई साहब H2O, तो यहाँ पे भी एक सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड is reacting with an acid to form salt and water, and aluminum oxide is reacting with a base to form salt and water, and that is the reason aluminum oxide is known as an amphoteric oxide. It has the potential and capacity to react with both an acid as well as a base. ठीक है? Any questions? Some people are no. ठीक है? तो ये हो गया भाई साहब आपका base plus in the presence of, अभी AlO3, अभी HCl के साथ देखो, इसका AlCl3 प्लस एसिड के साथ, तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस Al2O3 इज एक्टिंग लाइक अ बेस भाई साहब, ये इसके साथ इस तरह से ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट,